Good morning, students. Good morning, all of you. Hi. Hope all of you are doing good. Okay. So my name is Aman Kumar and I am your physics teacher. Okay. तो फिजिक्स का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन। इस टॉपिक से हम लोग सभी थोड़े बहुत अवेयर है, थोड़ी बहुत स्टोरी सुन चुके हैं, तो इस टॉपिक आज हम लोग थोड़ा इलाबोरेट करके देखेंगे। और ये जो टॉपिक है इसके कुछ डेरिवेटिव्स जो है जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ IIT JEE के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ग्रेविटेशन पे बेस्ड करके आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? तो एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, हमारा जो एक यूनिवर्स है, इंटायर यूनिवर्स में एवरी बॉडी, जो भी कोई दो बॉडी है, ठीक है, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स। एक फोर्स के साथ जो हर कोई भी बॉडी एक फोर्स के साथ एक दूसरे को अपनी तरफ खींच गए हैं, अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स। ओके, एंड दैट फोर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशन फोर्स। और जो फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर गए हैं उस फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। समझ में आई? अब यहाँ पे एक डाउट आता है ज्यादातर स्टूडेंट्स में कि हर एक बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। इस टॉपिक को समझने के बाद जो स्टूडेंट समझते हैं कि सपोज मैं हूँ और यहाँ पे सपोज एक चेयर रखा हुआ है, तो वो दो चेयर है, या सपोज बिलियर्ड्स बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर दो बॉल रखे हुए, बिलियर्ड्स के बॉल रखे हुए हैं, तो वो दो बॉल के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। या सपोज एक चेयर रखा हुआ आप लोगों के सामने, या एक टेबल रखा हुआ है, वो चेयर का टेबल दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहे हैं, यस वो कर गए, बट क्या उनका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा ये इम्पैक्ट क्यों नहीं है, जब इस टॉपिक का पढ़ेंगे समझना है। क्योंकि उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अवर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। इसके वजह से वो काम नहीं कर रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं देगा। तो ये एक चीज ये याद नोट कर लीजिए कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये जो फोर्स मैंने बताया, ये फोर्स ओनली सैटेलाइटिक बॉडीज के ऊपर ही वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके सामने चेयर रखा हुआ, कुछ और चीज रखा हुआ, दोनों एक दूसरे अटैक कर गए, ओनली फॉर सैटेलाइटिक बॉडीज। ओके, सो मैंने क्या बताया? ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन? हम लोग ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, सपोज मून है, सन है, हमारा अर्थ है, अट्रैक्ट ईच एक दूसरे को अट्रैक्ट कर गए हैं विथ ए फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज अवर ग्रेविटेशन फोर्स। चले, तो इसका एक स्टोरी बहुत ही जो फेमस है। अब देखिए, फिजिक्स की बात हो गई तो न्यूटन का डिस्कस न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम न्यूटन के ऊपर आते हैं। तो इन द ईयर ऑफ 1665 न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। न्यूटन के एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अंडर एप्पल ट्री, एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, ऐसा आप बोले, फॉर्चुनेटली एक एप्पल उनके सामने गिरा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि क्या वजह है कि एप्पल वो जो नीचे गिरा, जो कि बहुत ही फेमस स्टोरी है, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो इन द ईयर 1665 न्यूटन डिस्कवर्ड दिस फोर्स। जो न्यूटन है उन्होंने इस फोर्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट आता है हमारा, इन द ईयर ऑफ 1665 न्यूटन डिस्कवर्ड दिस फोर्स। ओके, सेकंड थिंग जो है इसके ऊपर, एक सेकंड थिंग जो है, जो हम ये जो है, दिस इज द वीकेस्ट नेचुरल फोर्स अमंग ऑल द 4 नेचुरल फोर्सेस। हमारे नेचर में 4 नेचुरल फोर्सेस हैं। ओके, हमारे नेचुरल, उनमें से एक है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि नेचुरल फोर्स है। ये फोर्स कोई क्रिएट नहीं करेगा, फिर ये फोर्स कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, कोई क्रिएट नहीं करेगा, जो नेचुरल फोर्स है। जो 4 फोर्सेस है, मैं नाम आपको लिख देता हूं। एक है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड नंबर हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड द फोर्थ इज ग्रेविटेशन फोर्स। समझ में आ गई यहां तक बात? जो हमारे जो यूनिवर्स में 4 नेचुरल फोर्स है, वो 4 जो नेचुरल फोर्स में से एक हमारा हो गया ग्रेविटेशन फोर्स। ये हमारे 4 नेचुरल फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। और ये क्या है? ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। ये इंपॉर्टेंट फोर्स इसलिए है कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स जो स्टार्स आर बोर्न, ड्यू टू दिस फोर्स, जो हमारे स्टार्स है, हमारे एंटायर यूनिवर्स में जो स्टार्स का जिनका बॉर्न हुआ, जन्म हुआ है, वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही हुआ है। सो स्टार्स आर बोर्न। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ऊपर आती है वो क्या आती है
कि आवर इंटायर यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड, हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कंट्रोल्ड बाय दिस ग्रेविटेशन फोर्स, हमारा जो इंटायर यूनिवर्स है कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स किसके लिए? इंटायर हमारा जो यूनिवर्सल है, जो भी सैटेलाइटिक हमारा सिस्टम है, ओके, सन मून जो भी है, अर्थ जो भी है, सभी को ये कंट्रोल करता है। तो ये जो फोर्स है इस वजह से इंपॉर्टेंट है, और बहुत सी मैंने एडवांस फिजिक्स में भी ये फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं मिसाइल्स वगैरह होती है, जहाँ पे सैटेलाइट्स बनाई जाती है, वहां पे इस फोर्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ओके, सो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। नाउ अब देखिए, अब न्यूटन तक तो सभी जानते हैं, ठीक है, बट उसके पहले क्या हुआ? केपलर, केपलर बोल के एक साइंटिस्ट है, ठीक है, केपलर वाज अ साइंटिस्ट। ओके, तो केपलर क्या करते थे? जो न्यूटन के पहले के साइंटिस्ट थे, इस एज के पहले के साइंटिस्ट थे, तो केपलर क्या करते थे? वो दिन रात सालों साल टेलीस्कोप से जो सैटेलाइट जो मूवमेंट है, ठीक है, प्लानिटरी जो मोशन है, उस मोशन को देखते थे, उस पर रिसर्च करते थे, उस मोशन को ऑब्जर्व करते थे, नोटिस करते थे। जो केपलर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने प्लैनेट्स को लेकर कुछ मोशन उन्होंने ऑब्जर्व किया, बहुत सालों तक देखने के बाद उन्हें ऑब्जर्व किया। ओके, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया सैटेलाइट। ओके, तो व्हाट इज सैटेलाइट? तो केपलर ने बताया सैटेलाइट क्या है। ओके, सैटेलाइट क्या है? ए बॉडी, ओके, ए बॉडी इज रिवॉल्विंग, सपोज एक बॉडी है रिवॉल्विंग अराउंड इट्स सन। ओके, एक बॉडी है, एक सन के अराउंड, एक प्लेनेट है, सन के अराउंड रिवॉल्व करे इन इट्स ऑर्बिट, उसका जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। सपोज ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड इट्स सन इन इट्स ऑर्बिट, सपोज कोई प्लेनेट है, उसका कोई तो सन होगा, उस सन के अराउंड वो चक्कर काट रही है अपने ऑर्बिट में, ऐसा नहीं कि ऐसे जिस अपनी इच्छा से, उसका एक निर्दिष्ट ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के वो चक्कर काट रही है। तो ओके, तो उस ऑर्बिट में चक्कर, उसे हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। लाइक मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, हमारा अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून। लाइक मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, तो केपलर में ये जो देखा, केपलर ने ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने 3 चीजें उन्हें पता चली। ओके, तो उस 3 चीजों को केपलर ने लॉ बनाया, ठीक है, केपलर ने 3 लॉ दिए। ही स्टेटेड 3 लॉज ऑन द बेसिस ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। ओके, सो लॉ में बताने जा रहा हूं। केपलर्स लॉ, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ आ गया है। ओके, फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट लॉ वो केपलर ने क्या दिया है? केपलर ने फर्स्ट लॉ दिया है लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब केपलर ने फर्स्ट लॉ में 2-3 चीजें बताई है, ठीक है। फर्स्ट चीज उसने बताई है कि एनी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स सन इन ए इलिप्टिकल पाथ। कोई भी जो प्लैनेट होता है अपने सन के अराउंड, एक यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। सपोज ये सन है हमारा, ठीक है, ये उसका ऑर्बिट है, यहाँ पे मेरे पास एक प्लैनेट है, तो जो प्लैनेट जो भी प्लैनेट होगा वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है या रिवॉल्व करती है। ये पॉइंट एक बताया, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट में केपलर ने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया कि कोई भी प्लैनेट है वो अपने सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ, ऐसा नहीं सर्कुलर पाथ में मूव करे, इलिप्टिकल, इलिप्स आप लोग जानते हैं, इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। ये चीज उन्होंने देखा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने नोटिस किया, वो क्या नोटिस किया? उन्होंने देखा दी सन इज सिचुएटेड, जो सन होगा हमारा, एट वन ऑफ इट्स फोकाई। ओके, सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स FOCI फोकाई, ठीक है। तो हमारा जैसे हम लोग जानते हैं सेंटर, किसी भी सेंटर का फोकस होता है उसके सेंटर में, ओके, सेंटर का उसका एक फोकस पॉइंट होता है। बट यहाँ पे क्या है, जब हम इलिप्स की बात करते हैं, आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके होंगे, तो इलिप्स का क्या है, 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये प्लूरल वर्ड हो गया, इसलिए हम इसे फोकाई बोलते हैं। तो दिस सन इज सिचुएटेड, अब इलिप्स के 2 फोकाई है, 2 फोकल पॉइंट्स है, तो जो सन होगा हमारा किसी एक फोकल पॉइंट पे सिचुएट, आइदर यहाँ पे और यहाँ पे, किसी एक फोकल पॉइंट पे हमारा जो सन होगा सिचुएटेड होगा। सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकाई। ये जो 2 पॉइंट उन्होंने बताई, ओके। और प्लैनेट
इसके एक ऑर्बिट है, उसका जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो प्लेनेट मूव करता रहेगा। ऐसा नहीं कि सन यहाँ पे सेंटर में है, सन किसी एक फोकाई पे रहेगा और उस प्लेनेट पे ऑर्बिट जो है उस प्लेनेट जो है उस ऑर्बिट के अराउंड चारों तरफ चक्कर काटता रहेगा। ओके, तो ये चीजें उन्होंने एक लॉ ऑफ ऑर्बिट में उन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व की, उन्हें ये चीजें पता चली। ठीक है, तो चलिए इसमें देखता हूँ। तो सपोज मैंने एक इलिप्स बना कर रखा है, एक इलिप्टिकल पाथ है हो गया, इस प्लेनेट का इलिप्टिकल पाथ है। सन सपोज यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, सन यहाँ पे एस से डिनोट किया हुआ है। तो ये जो हमारा एक्सिस है, आप लोग पढ़ चुके होंगे मैथ्स में, इसे क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस, MAJOR, मेजर एक्सिस। और हमारा ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ओके, ये क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस। इसे हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, इसे हम बोलेंगे। और O to B, सपोज ये जो डिस्टेंस है हमारा, इस डिस्टेंस को हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये A डिस्टेंस है, या जो उसका जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो A से मैं इसे डिनोट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया पॉइंट A, B, C एंड D, ये 4 पॉइंट्स है। चलिए देखते हैं। अब अगर हम इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी देखें, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी, आप लोग मैथ में पढ़ चुके होंगे ओके क्लास में। तो चलिए इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी मैं देखता हूं। इसेंट्रिसिटी E क्या हो जाएगा? SO जो हमारा सेंटर जो हमें O है, सेंटर से जो सन का जो डिस्टेंस है SO बाय द टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस बाय AO, ये हमारा इसेंट्रिसिटी इलिप्स हो गया। अब जो ये AO है, AO ये जो पॉइंट है वो कितना है? डिस्टेंस ये A है। ओके, तो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू स्मॉल, इसे मैं डिनोट करूंगा, इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू SO बाय A, क्योंकि जो AO है, AO या OB दोनों सेम है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? मैंने A मान लिया है। ठीक है, सो SO इक्वल टू क्या होगा हमारा? जो सन से और सेंटर से लेकर जो सन का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? A इंटू E, AE। समझ में आ गई यहां तक? अब इसमें देखिए 2 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं, एक होता है पेरिजी, एक होता है एपोजी। अब सपोज प्लेनेट यहाँ पे है, सन हमारा यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, प्लेनेट हमारा यहाँ पे, सन यहाँ पे। तो किसी एक टाइम पे होगा प्लेनेट, जो प्लेनेट है इसके चारों तरफ इवोल्यूशन कर रहा है। ओके, तो किसी एक टाइम पे होगा जब प्लेनेट यहाँ पे होगा, सन के सबसे नजदीक होगा, जी क्लोजेस्ट पॉइंट और दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन। सन के कभी एक सबसे नजदीकी पॉइंट पे आएगा वो यहाँ पे, और कभी वो यहाँ पे आएगा जो सन से सबसे फारदेस्ट पॉइंट, जो सबसे दूर का जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो हमारा जो प्लेनेट है वो किसी एक पॉइंट पे कभी सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आ जाएगा सन के, और एक टाइम पे सबसे, क्योंकि अगर सेंटर पे होता, अगर सन अगर सेंटर पे होता, अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता, तो जो प्लेनेट का जो डिस्टेंस है एवरी टाइम क्या होता? सन के साथ सेम होता, जो कि उसका रेडियस है। चूंकि ये इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? उसका डिस्टेंस वेरिएबल है, तो कभी वो सन के सबसे करीब होगा, कभी सबसे दूर होगा। समझ में आई यहाँ तक बात? तो सपोज यहाँ पे जो सबसे क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे पेरिजी। एक पॉइंट नोट कर ले, PERIGEE, पेरिजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके MCQ एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसे भूल जाते हैं। ठीक है, तो पेरिजी ये पॉइंट याद करें, पेरिजी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम सन। ठीक है, तो पेरिजी को मैं किससे डिनोट करूंगा? पेरिजी को मैं सपोज यहाँ पे हम उस टाइम हमारा प्लेनेट कहाँ पे है? यहाँ पे A पे सिचुएटेड है, तभी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो पेरिजी हमारा क्या हो जाएगा? AS मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे पेरिजी। अब AS हमारा क्या है? AS हमारा क्या है? हम कैसे AS को ऐसे लिख सकते हैं, AS इज इक्वल टू टोटल AO, जो टोटल हमारा मेजर एक्सिस का जो हाफ था, टोटल AO, ओके, माइनस जो सन का हमारा जो डिस्टेंस है O से S का जो डिस्टेंस, अगर उसे माइनस कर दे तो मुझे ये AS मिल जाएगा। समझ में आ गई है? SO। अब AO तो यहाँ पे A है, ठीक है, AO यहाँ पे क्या है? OP और AO सेम है, तो AO यहाँ पे A है, और SO मैंने यहाँ पे निकाल लिया है E, जो SO है मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है E, AE। ठीक है, तो A माइनस AE, तो अब मैं A को यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, 1 माइनस E।
तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कुछ फॉर्मूला के जो बहुत ही छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको एक वैल्यू दे दिया जाएगा। तो इस पॉइंट को फ्रेंड्स, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे, जो पेरिजी, इस पॉइंट को याद रखेंगे, पेरिजी होगा उसका जो शॉर्टेस्ट, पेरिजी किसे बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, सन से प्लैनेट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पेरिजी बोलेंगे, उसका जो इक्वेशन हो ये होगा। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं, अब सपोज सन हमारा यहाँ पे पॉइंट बी पे है, तो सन का सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे होगा प्लैनेट का, उस टाइम पॉइंट बी पे होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपोजी, APOGEE, APOGEE, एपोजी। तो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है एपोजी इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे एपोजी। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एपोजी हम एस बी लिख सकते हैं, जो हमारा एस है ये पॉइंट बी है, एस बी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस एस। अब एस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एस ओ प्लस ओ बी, एस ओ प्लस ओ बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एस ओ प्लस ओ बी। अब हमारा एस ओ जो है वो क्या है, ए ई, मैंने यहां पे निकाला हुआ इसेंट्रिसिटी, एस ओ ए ई प्लस, अब जो ओबी जो डिस्टेंस है, ओबी डिस्टेंस क्या है, ए, मेरे पास मैंने इसे मान लिया, ओबी का जो मेजर एक्सिस का जो हाफ है, सेमी में सेंटर से जो मेजर एक्सिस का हाफ का जो डिस्टेंस है वो मैंने ए मान लिया है, ए। अब मैं यहां से अगर ए कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 प्लस ई। तो ये चीजें याद रखनी है, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तब ए इंटू 1 माइनस ई। ठीक है, जब ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो ए इंटू 1 प्लस ई। ये दो इक्वेशन याद रखने हैं, ये जो दो टर्म है ये दो टर्म याद रखने हैं, पेरिजी मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एपोजी मीन्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। ओके, ये दो टर्म याद रखने हैं। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड लॉ पे। फर्स्ट लॉ हमने देख लिया, यहाँ तक सबको समझ आए, क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ आ गया, फील आ गया है क्या होगा है, प्लेनेट एक मूव कर रहा है, कभी सामने आ गया कभी दूर जाएगा, तो उसका जो इक्वेशन है पेरिजी एपोजी, ये दो टर्म याद रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ पे क्या बोला गया, जो केपलर थे उन्होंने अपने सेकेंड लॉ में क्या बोला है। सेकेंड लॉ, इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, मैं थोड़ा मिटा देता हूं। सो लॉ ऑफ एरिया क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, तो लॉ ऑफ एरिया क्या है, सो द एरिया स्वेप्ट, जो एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लैनेट। ठीक है, किसी भी प्लैनेट के, सपोज ये प्लैनेट है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे, सपोज ये प्लैनेट है, इसका यहाँ पे पोजीशन पॉइंट पी यहाँ पे है, द एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर, ये एरिया है, यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक है, तो एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लैनेट, ओके, इन ए गिवन टाइम, ओके, या इन ए डिफिनाइट टाइम, जो उसका पोजीशन आर सेम। ठीक है, ये थोड़ा लैंग्वेज समझ में नहीं है, मैं इसे थोड़ा ड्राइंग करके आप लोगों को इजीली समझाता हूँ। ठीक है, सो एक एट ए गिवन टाइम, सपोज एट ए गिवन टाइम, सपोज 2 आवर्स, कुछ भी एक टाइम लेता है, एट ए गिवन टाइम टी, प्लैनेट है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, प्लैनेट इस डायरेक्शन में इवॉल्व कर रहा है, किसी टाइम पे प्लैनेट यहाँ था। ठीक है, किसी टाइम पे प्लैनेट यहाँ था, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ है, एट ए टाइम टी, एट ए टाइम इंटरवल टी, प्लैनेट कहाँ पे पहुंच गया, पॉइंट बी पे। ठीक है, तो ये चला गया पॉइंट बी, तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ है, तो एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, तो ये जो एक एरिया स्वेप किया, एक एरिया, ये प्लैनेट एक एरिया स्वीप किया, ये चीज समझ में आ गई, यहाँ था यहाँ है, एक एरिया स्वीप किया, तो ये जो हमारा एरिया हुआ। ठीक है, सपोज इसे हम नाम दे देते हैं A1। ठीक है, इसे हम A1 से डिनोट करते हैं, एरिया स्वीप किया, इज ऑलवेज सेम। ओके, इज ऑलवेज जो सेम होगा, मतलब अब सपोज मान ले किसी एक टाइम पे, किसी एक टाइम पे सपोज मान लेता हूँ प्लैनेट घूम घूम कर यहाँ से ऐसे होते होते यहाँ पे आया। ठीक है, किसी एक टाइम पे प्लैनेट सपोज यहाँ पे आया हमारा। ठीक है, अब द सेम टाइम इंटरवल टी, जो मैंने सेम टाइम, ऐसा नहीं कि 3 घंटे में यहाँ आ गया तो इस टाइम को 4 घंटे, जो सेम टाइम इंटरवल है। अब सेम टाइम इंटरवल प्लैनेट क्या है, यहाँ पे सन के करीब है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो तेजी से क्रॉस करेगा।
थोड़ा स्पीड से क्रॉस करके समझ में थोड़ा रियलाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। एट सेम टाइम t पे क्या होगा है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा सन के साथ, ओके। अब जो सेम सपोज यहाँ पे हमारा प्लेनेट है, ठीक है, सपोज यहाँ पे प्लेनेट है, अब वो सेम टाइम टी यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे आया, अब वो सेम टाइम टी जो हमारा टाइम टी पे वो प्लेनेट क्या हुआ, इतने दूर आया, यहाँ पे आया। सेम ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन पे प्लेनेट यहाँ से यहाँ मूव किया, उसी सेम टाइम ड्यूरेशन में प्लेनेट ने यहाँ से यहाँ मूव किया, तो उसने एक एरिया वेक्टर स्वीप किया, एक एरिया स्वीप किया उस प्लेनेट ने। इसके हम A2 से डिनोट करते हैं। तो दिस लॉ में, ये लॉ ऑफ एरिया में बताया जा रहा है कि जो सेम टाइम इंटरवल पे जो प्लेनेट है का जो पोजीशन वेक्टर है वो एक एरिया स्वैप करता है, वो दोनों एरिया जो भी होगा सेम होगा, ठीक है। तो A1 इक्वल टू A2 यहां से मैं लिख सकता हूं। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब सपोज मान लो प्लेनेट हमारे यहाँ पे है, अब सेम टाइम यहाँ है, ऐसे मूव कर रहा है, अब सेम टाइम इंटरवल पे प्लेनेट क्या होगा, घूमते 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 सपोज यहाँ आ गया, ठीक है, यहां से यहाँ। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हुआ ऐसे था यहाँ, तो इसने एक एरिया स्वीप किया, यहाँ जब आया ये एरिया उसने स्वीप किया, इस एरिया को इसने स्वीप किया, तो इसे हम A3 दे सकते थे इक्वल टू, तो सेम टाइम इंटरवल पे जितने भी एरिया स्वीप होंगे, ठीक है, बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लेनेट, वो ऑलवेज सेम होंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, नो प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया सब लोगों को। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब थर्ड लॉ पे जाते हैं। कंफ्यूज नहीं हो जाना इस लॉ पे, ठीक है। अब मैं आता हूं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ, अब थर्ड लॉ इसने केपलर ने थर्ड चीज जो ऑब्जर्व की, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ओके, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं मन में कि टाइम पीरियड क्या है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट, ओके, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड इट्स सन इन इट्स ऑर्बिट। समझते हैं थोड़ा इसे। सपोज ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, ये सन है, ठीक है। सो टाइम टेकन, अब अर्थ जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन लाएगा इन इट्स ऑर्बिट, अपने ही ऑर्बिट में, ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं घूम रहा, वो उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। तो इन इट्स ऑर्बिट में वो घूमते 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 फिर वहां पे, वहीं पे फिर उस पॉइंट पे आ गया। तो इसे इस पॉइंट से स्टार्ट करके फिर उसी पॉइंट पे आने में, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जितना टाइम लगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जितना टाइम लगा उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट। याद रहेगा, ये डेफिनेशन याद रहेगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द क्या है, टाइम पीरियड किसे बोलेंगे, सो द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड इट्स सन, अपने सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन लेने में इन इट्स ऑर्बिट। ये चीज याद रखिए, अराउंड इट्स सन इन इट्स, ऐसा नहीं कि कहीं भी एक चक्कर लगा लिया, अपने सन के अराउंड जो एक चक्कर लगाने में उसे जितना टाइम लगता है अपने ही ऑर्बिट में, उसे हम उसका बोलेंगे टाइम पीरियड। इसे मैं कैपिटल टी से डिनोट कर सकता हूँ, ओके, इसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड। समझ में आया ये टाइम पीरियड क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारा अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, 1 ईयर। हमारा अर्थ का जो टाइम पीरियड है 1 ईयर, 1 साल। मतलब अर्थ जो है सन के चारों तरफ कंप्लीट एक रिवोल्यूशन लगाने में 1 साल 365 डेज का टाइम लगाती है। अब क्लियर है, ओके। चलिए देखते हैं, इसके बाद देखते हैं अब लॉ को देखते हैं, जो लॉ बताया इसमें। तो केपलर ने अपने थर्ड लॉ में जो टाइम पीरियड का लॉ बताया, उसने बोला टी स्क्वायर वैगेजेस ए क्यूब इज टी स्क्वायर। इसने जो बोला टाइम पीरियड स्क्वायर ऑफ द, इस लॉ में उसने बोला द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट,
ओके, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट और ऑफ इट्स साइकिल। ओके, जो पाथ है उसका, तो उसने क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सेमी मेजर। अब ये जो हमारा मेजर एक्सिस है ए टू बी, सेमी मेजर एक्सिस का हाफ, मतलब ओ टू बी या ओ टू ए, इसे मैंने ए से डिनोट किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है। सो एक बार और सुन लेते हैं, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। जो सेमी मेजर एक्सिस है क्यूब का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं जैसे कि प्लूटो प्लैनेट है, ठीक है, प्लूटो को छोड़कर जो बाकी जो भी प्लैनेट्स है वो नियर अबाउट सर्कुलर पाथ पे ही मूव करते हैं, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, नियर अबाउट सर्कुलर। फॉर सर्कुलर पाथ के लिए क्या हम लिख सकते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई क्यूब। ये तो हमारा मेजर आई क्यूब हमारा, सपोज हम मान लेते हैं सर्कुलर पाथ पे, नियर अबाउट सर्कुलर पाथ, जो प्लूटो वगैरह जो प्लैनेट छोड़कर मैक्सिमम जो प्लैनेट्स है नियर अबाउट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो सर्कुलर पाथ को मूव करने के लिए उसे हम आर रेडियस मान लेते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर वैगेजस आई क्यूब में ले सकता हूँ, तो मैंने ए क्यूब जो सेमी मेजर एक्सिस जो ए था उसे मैंने आर में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो सपोज सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसका आर एक रेडियस होगा तो उसी पे मूव करेगा। इलिप्टिकल पाथ होने से हमारा मेजर एक्सिस है माइनर एक्सिस आता है, बट सर्कुलर पाथ पे तो मैंने सपोज मान लिया या सपोज आई क्यूब, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, ये एक इक्वेशन मेरे पास। ठीक है, तो जो थर्ड लॉ में केपलर ने बताया टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। चलिए, तो हमने केपलर का जो लॉ था वो लॉ मैंने देखा, थर्ड लॉ देखा, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है वो मैंने देखा। इस लॉ पे टाइम पीरियड का जो लॉ का इक्वेशन आ गया, टी स्क्वायर इक्वल टू के आई क्यूब और टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, या ए क्यूब जैसा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा बेसिक केपलर लॉ के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। चलिए देखते हैं क्या है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इज 11.6 ईयर्स, जुपिटर हमारा एक प्लैनेट है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 11.6 ईयर, मतलब वो सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में 11.6 ईयर्स टाइम लेता है, लगता है। सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इफ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो अब जुपिटर का जो डिस्टेंस है वो सन से कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज इतना 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इसमें दो डाटा दिया गया है, जुपिटर का टाइम पीरियड है, ठीक है, मुझे जुपिटर का जो डिस्टेंस है सन से वो डिस्टेंस निकालना है, और हमारे पास सन अर्थ का टाइम पीरियड, अर्थ का जो डिस्टेंस दे दिया गया है। ठीक है, तो इससे इस फॉर्मूला के बेस पे हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा ट्राई करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा। ठीक है, इसे इस फॉर्मूला को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, टी, अब मैं जे से जुपिटर को डिनोट कर रहा हूँ, टी जे बाय टी ई, जे से जुपिटर को डिनोट कर रहा है, स्मॉल ई से अर्थ को, इज इक्वल टू आर जे क्यूब बाय आर ई क्यूब। सही है, ये फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, टी जे बाई टी ई, टी जे का स्क्वायर बाय टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर जे क्यूब बाय आर ई का क्यूब। मैं यहाँ से ये चीजें लिख सकता हूँ। अब चलिए मैं वैल्यू देखता हूँ, टीजे हमारे पास कितना है 11.6 ईयर्स। ओके, जो जुपिटर का जो टाइम पीरियड है वहां पे कितना है 11.6, इनका मैं यहाँ पे स्क्वायर दे देता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सबको पता है, यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड ईयर्स में दिया हुआ है, तो अर्थ का टाइम पीरियड सबको पता है क्या है 1, इसका तो यहाँ पास क्या आ गया आर ई। तो आर ई मीन्स डिस्टेंस ऑफ जुपिटर, आर जे मीन डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम सन, तो यही मुझे निकालना है, आर जे क्यूब बाय आर ई, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन आर ई जो यहाँ पे दे दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, क्यूब। अब इसे थोड़ा सॉल्व करें, इसे सॉल्व कर ले तो ऐसा आएगा कुछ, आर जे क्यूब इधर आ जाएगा, इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 11.6 का स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर का 11 क्यूब। अब मैं क्यूब को यहाँ से हटा सकता हूँ, इस क्यूब को अगर मैं रिमूव करूँ तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3/3 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ गई, यहाँ पे 3/3 कैंसिल हो जाएगा। जिससे हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा
7.8, ओके 7.68 इंटू 10⁻11 मीटर। मेरे पास जो वैल्यू मिलेगा 7.68 इंटू, ये आप लोग कैलकुलेटर एक बार कॉस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से 7.68 इंटू 10⁻11 मीटर, ये क्या हो गया मेरे पास आर ई, जो हमारा डिस्टेंस आर जे, जो डिस्टेंस है जुपिटर का फ्रॉम सन से, ये डिस्टेंस हमारा इतना आ गया। ओके, चलिए देखते हैं इसके बाद। अब केपलर के बाद बारी आती है न्यूटन की, ठीक है। अब न्यूटन के ऊपर जाते हैं, देखते हैं न्यूटन ने क्या बोला। न्यूटन ने अभी जैसे कि न्यूटन ने इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो न्यूटन के लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। तो अब न्यूटन ने क्या लॉ दिया। अभी केपलर जो साइंटिस्ट थे, केपलर जो थे वो क्या थे, वो उनका जस्ट ऑब्जर्वेशन था, उनका एक ऑब्जर्वेशन, दिस आर ऑब्जर्वेशन नॉट थ्योरी, ठीक है। तो इसके ग्रेविटेशन के ऊपर जो भी थ्योरी दी है वो न्यूटन ने दी है, जो कि साइंटिफिकली प्रूफ बेस्ड थ्योरी है। ये उनका जस्ट ऑब्जर्वेशन था केपलर का। अब इसी पे बेस्ड करके न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने रिसर्च की अपनी थ्योरी दी। देखते हैं न्यूटन की थ्योरी क्या है। अब मैं आता हूँ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे आके, ठीक है। थोड़ा मैं मिटा लें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं न्यूटन, अब डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन ने जो लॉ दिया वो लॉ क्या था, देखते हैं न्यूटन ने जो लॉ दिया वो लॉ क्या है, ठीक है। सपोज हमारे पास दो प्लेनेट है, ठीक है, छोटा बड़ा जो भी दो प्लेनेट है मेरे पास, जुपिटर जो सन जो भी ले लो, दो प्लेनेट है। दो प्लेनेट तो मैंने जैसे ग्रेविटेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था, एवरी बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये दो जो प्लेनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ विथ ए फोर्स, जो फोर्स हमारा एफ होगा, ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन। जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ठीक है। अब जो प्लेनेट होगा उसका कुछ मास होगा, ठीक है। सपोज एक बड़ा प्लेनेट होगा, उसे हम एम से डिनोट करते हैं, या सन है, सन का मास ज्यादा है, एम से डिनोट करते हैं। छोटा प्लेनेट उसे हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और जो दोनों के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है, दोनों प्लेनेट के बीच का सेंटर का डिस्टेंस, जो सेंटर डिस्टेंस होगा उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर। बहुत जगह लोग इसे कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं, मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब न्यूटन ने क्या बोला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लैनेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनका जो भी मास है दोनों प्लैनेट का या दोनों ऑब्जेक्ट का जो भी मास है, उनका जो प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से देखते हैं, सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास है। दोनों के मास का जो प्रोडक्ट होगा, सो एम इंटू एम, कैपिटल एम इंटू स्मॉल है। कैपिटल एम कि हमारे पास दो प्लैनेट है, ठीक है, तो एक का हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, एक का हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो दो मास है वो दोनों मास का फर्स्ट उन्होंने बोला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मास के। मतलब दोनों का मास जितना ज्यादा होगा, उनका मास का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही। सपोज दो बहुत बड़े प्लेनेट है, दो बहुत बड़े प्लेनेट है, तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। छोटे प्लेनेट्स है तो उनके फोर्स का अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। एंड इसके बाद क्या बोला, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक लाइन इन्होंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं इसे और एक चीज पता चली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आर है वो उसका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ का अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम बाय आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस इक्वेशन को अगर आप याद रखते हैं तो पूरा लॉ आपको इजीली याद है, कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, बस इस इक्वेशन को याद रखना है। तो इक्वेशन यहाँ से खुद ही क्या बोल रहा है, एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों प्लेनेट के मास का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे जो जी है हमारे, एक ग्रेविटी जो कांस्टेंट आया है जी, इसे हम क्या बोलेंगे, जी
ग्रेविटेशन कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली जी एम इंटू एम बाय आर स्क्वायर। ये हमारा टोटल इक्वेशन हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे नोट कर लेंगे। इसके ऊपर बेस्ड करके बहुत सारे बोर्ड्स के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, साथ ही IIT JEE नीट्स के एग्जाम में भी इसके ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। MCQ एग्जाम्स के लिए भी है, MCQ क्वेश्चंस के लिए भी ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है। ये जो हमारे पास जी आया है, न्यू टर्म आया है, अब जी किसे बोलेंगे। सपोज यहाँ पे मैं मास, ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट आया जी, सपोज मास ऑफ सन m1 यूनिट मास ले लेते हैं, जो मास ऑफ प्लेनेट है वो भी 1 है मेरे पास, ठीक है, और जो दोनों का सेंटर डिस्टेंस है मेरे पास r वो भी 1 है, ठीक है, तीनों चीजें मेरे पास 1 है। तो फॉर यूनिट मास तो ग्रेविटेशन क्वेश्चन क्या, तो मेरे पास अगर मैं ये तीनों चीजें 1 ले लेता है, मेरे पास क्या आ जाएगा F इजिकल टू जी। सो ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस। दो यूनिट मास के बॉडी के बीच का जो यूनिट मास के बॉडी होंगे उनका सेंटर डिस्टेंस, अगर यूनिट सेंटर डिस्टेंस के बीच के बॉडी का जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा ग्रेविटी, इसका वैल्यू है जो फिक्स्ड है, ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे जी का 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2। याद रखना है वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2। इसे हम डाइन पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम टू द पावर -2। मेरे पास ये आ जाएगा। ये जनरली याद रखेंगे, सब न्यूमेरिकल्स में यही वैल्यू ज्यादातर यूज होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2। चलिए इसका हम जो डायमेंशनल फॉर्मूला है थोड़ा, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला को थोड़ा देखते हैं। ओके, यहाँ मैं थोड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला को देखता हूँ जी का, F इजिकल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब मैं इसे जगह जी को यहाँ पे लाऊं, ठीक है, तो जी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ F आर स्क्वायर बाय एम इंटू एम, मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी इजिकल टू F आर स्क्वायर बाय एम इंटू एम। अब हमारा जो फोर्स है, फोर्स में क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सीलरेशन m इंटू ए। फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू आर स्क्वायर बाय m इंटू एम। ठीक है, अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, तो जो मास है हमारा, मास का यूनिट हमारा, मैं किसे डिनोट करूंगा, m से। ठीक है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन मीन्स क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सीलरेशन कैसे लिखता है, v बाय टी इंटू आर स्क्वायर बाय m इंटू एम। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूं, तो हमारे पास ये आ गया, g का वैल्यू हमारे पास आ गया इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन मैंने लिखा वेलोसिटी बाय टाइम इंटू आर स्क्वायर बाय m इंटू एम, मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या, ये जो t है हमारा, ये t हमारा सपोज नीचे आ जाएगा, t मेरे पास नीचे आएगा, वेलोसिटी बाय टाइम का v हमारे पास ऊपर ही रह जाएगा, ये हो गया हमारा v। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, सिंपल लॉजिक से, कुछ नहीं है, डिस्टेंस बाय टाइम। बस इसे ब्रेक करते, तोड़ते जाएगा, छोटे वैल्यूज पे, छोटे इक्वेशंस में तोड़ते जाना है। तो मेरे पास मास पहले से है, इंटू वेलोसिटी मैं लिख सकता हूँ d बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम इंटू आर स्क्वायर बाय m इंटू एम इंटू टी, नीचे एक पहले से t है। अब जो d, ये d बाई टी का जो t है, उस t को मैं नीचे ला सकता हूँ, ये जो d बाई टी का t है इसे मैं नीचे ला सकता हूँ, तो यहाँ ऊपर बच गया मेरे पास d, नीचे आ गया एक और t। अब इन सब का डायमेंशनल जो यूनिट है, मैं वो यूनिट लिखूंगा, तो मेरे पास पहले मास का यूनिट है, मैं ऑलवेज m,
डी मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस हम किसे डिनोट करते हैं, एल से। लेंथ, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, इसे मैं डिनोट करूंगा एल से। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स जो सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर ये भी एक लेंथ है सेंटर, तो इसे मैं एल स्क्वायर से डिनोट होगा। बाय मास, एम पहले से है, स्मॉल एम वो भी क्या है, मास है, इसे भी मैं एम से डिनोट करूंगा। टाइम, टी स्क्वायर, दो टाइम है, टी स्क्वायर, एक एम हमारा कैंसिल हो जाएगा, एम टू दी पावर -1, एम टू दी पावर -1, एल नीचे हमारे पास बच जाएगा, ये बच जाएगा एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब नीचे जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर ऊपर जाता क्या होगा, टी टू दी पावर -2, एम टू दी पावर -1 एल क्यूब टी टू दी पावर -2। ये हमारा हो गया जी का डायमेंशन। ये एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। एम टू दी पावर -1 एल क्यूब टी टू दी पावर -2, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई, ऑल पॉइंट क्लियर। जी किसे बोलेंगे, न्यूटन फोर्स क्या है, न्यूटन लॉ क्या है, ग्रेविटेशन, और जी का जो वैल्यू है ये कितना होगा, ये याद रखना है। और ये याद रखना है, बहुत याद नहीं भी रखने से होगा, बहुत ही सिंपल है, आप इस इक्वेशन से इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है एग्जाम्स के पर्पज के लिए, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केप्लर्स लॉ। तो केप्लर ने लॉ जो दिया था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इस लॉ से जो डेरिवेशन करना होगा न्यूटन लॉ का, मीन्स एफ इजिकल टू एफ एम इंटू एम बाय आर स्क्वायर। इस लॉ से, इस लॉ का जो डेरिवेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है मैं अपने नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन करके बताऊंगा, वो आप लोग नोट कर लेंगे, वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादातर वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लेंगे, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इसका जो एक नोट है, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया आज जो भी पढ़ा है इसका जो नोट्स है मैं आप लोगों को भेज दूंगा, वहां से आप लोग देखेंगे तो सारी चीज और भी क्लियर हो जाएंगी। कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो न्यूटन ग्रेविटेशन आज हमने क्या क्लियर किया, केप्लर्स लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 2 पॉइंट क्लियर किए, ठीक है। इसके ऊपर करके मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी किया, कुछ इक्वेशंस देखे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ डेफिनेशन देखे जो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसे देखें समझ जाए तो डेफिनेशन आपको ऑलरेडी याद रहेगा। आप उस पॉइंट को अगर ध्यान से समझ ले तो डेफिनेशन ऑलवेज याद रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका डेरिवेशन दिखाऊंगा आप लोगों को, इसका डेरिवेशन दूंगा, और इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल। चलिए आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू।